हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट जुडिशरी। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सीपीसी हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना उठाएंगे। आई होप आपने उन क्रोनोलॉजिकल लिखा होगा पेज पे। तो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन, सेक्शन 1 से लेके 8 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उठा लीजिए सेक्शन 2, जो कि 1 से 8 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग डेफिनेशन। प्रीलिम में एक क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी डिक्री या मीन प्रॉफिट्स में से पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 2 करते हैं डेफिनेशंस। इसमें 20 टर्म्स यूज़ की गई हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, चलिए फर्स्ट में है कोड। कोड क्या है? तो कोड है रूल्स। ठीक है, सिंपल, कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। सेकंड में है डिक्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। और इसमें से तकरीबन क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो डिक्री क्या होती है। कोर्ट के पास आपने इंस्टीट्यूट किया था, उसने अपना डिसीजन सुना दिया। किसने? कोर्ट ने। और जो पार्टी थी, प्लेंटिव डिफेंडेंट थे, उनका राइट बता दिया कि यानी कि अगर प्लेंटिव जीता तो आपका ये राइट है, और अगर डिफेंडेंट जीता तो आपका ये राइट है। तो डिटरमाइन कर दिए उनके राइट, और उनको 2 कैटेगरी में बांटा है। एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ना। डिक्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी। प्रीलिमिनरी अगर डिक्री है यानी कि कुछ और उस डिसीजन में बाकी है। ठीक है, कुछ और प्रोसीडिंग्स लेनी बाकी हैं, और फाइनल पूरा निपटारा हो चुका है सूट का। तो ये 2 कैटेगरी बता दी। तो सेकंड को आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना जब प्रिलिमिनरी और फाइनल हो। ठीक है, तो डिसीजन बाय कोर्ट एंड डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज एंड इट्स टाइप्स। केवल इसमें 3 चीज़ों का जिक्र है। आप अपने बेयर एक्ट में पढ़ लेना। ये पढ़ने के बाद अगर आप बेयर एक्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल सिंपल इसकी लैंग्वेज है। ओके गाइज, क्या इंक्लूड करती है और क्या नहीं? किसी भी प्लेंट को, यानी कि आपने प्लेंट फाइल किया है, उसको कोर्ट रिजेक्ट कर दे तो वो भी डिक्री ही कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि आप सेम उस पर दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होगा? इंक्लूड होगा। हाँ, ऑफ कोर्स आप अपील कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो डिक्री होगी। ठीक है, उस डिसीजन पे आप अपील कर सकते हैं। और 144 यानी कि रेस्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो भी एक डिक्री होगी, या रेस्टिट्यूशन दिया है या नहीं दिया है, जो भी है वो क्वेश्चन भी क्या होगा? डिक्री में आएगा। क्या इंक्लूड नहीं है? ठीक है, जिस डिसीजन की अपील ऑर्डर की अपील जैसी है तो वो क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आपको ये फाइंड आउट करना है ना कि डिक्री और ऑर्डर, क्योंकि नॉट इंक्लूड में तो इसका मतलब वो ऑर्डर है, डिक्री नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसकी अपील ऐसी ही है जैसे ऑर्डर की अपील होती है, तो वो डिक्री में नहीं आएगा। ठीक है, वो आगे आएगा 214 में, वो ऑर्डर में चला जाता है। अभी के लिए आप इतना समझिए। और कोई डिफ़ॉल्ट हो गया सूट में तो डिसमिस होता है, तब भी वो डिक्री नहीं होगी, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन नहीं आया। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाएगी? इंक्लूड नहीं होगी। देखो, जैसे मान लो अबेटमेंट का है ऑर्डर 22 में, वो अगर ऑर्डर दिया जाता है, अबेटमेंट हो गया सूट का, तो वो भी डिक्री होती है। कोई कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं, वो भी डिक्री होती है। और प्लेंट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने कोर्ट फी पे नहीं की, तो वो भी डिक्री होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आप कहेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी इसकी पिक, आप एक बार वहाँ से चेक कर लीजिएगा। 9-10 एग्जाम्पल हैं, तो कई बार प्रीलिम पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है गाइस जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर। वैसे तो जजमेंट डेटर की जो है डेफिनीशन वो 210 में है, लेकिन मैं उसे हमेशा 3 के साथ बताती हूँ,
क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं। डिक्री होल्डर है, दूसरा क्या है, जजमेंट डेटर। तो 3 और 10 ऐसे याद कर लेना, 3 10। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में क्या हुआ है, डिसीजन हुआ है, जिसके फेवर में डिसीजन हुआ है, डिक्री पास हुई है, एग्जीक्यूशन बना है, वे सब क्या होंगे, डिक्री होल्डर। उसी का अपोजिट ले लो, 2-10 में बात कर रहा है जजमेंट डेटर की, जिसके खिलाफ डिसीजन है, डिक्री पास हुई है जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन बना है, तो वो क्या है, जजमेंट डेटर। तो 3 और 10 यहाँ पे दोनों निपटा दिए। ठीक है, फोर्थ में डिस्ट्रिक्ट, 3 के बाद 4 है, 10 को मैंने इसके साथ पढ़ना था इसलिए लिया था। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट, सिंपल, डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ नहीं आता भी नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है फॉरेन कोर्ट, और 6 भी साथ में पढ़िएगा, फॉरेन जजमेंट, क्योंकि फॉरेन कोर्ट का ही जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाता है। फॉरेन कोर्ट वो है जो कोर्ट इंडिया से तो बाहर है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना है तो इस्टेब्लिश की है और ना ही कंटिन्यू की है, तो वो क्या है, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का जजमेंट आ जाता है किसमें, 6 में, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। ओके, 7 में है गवर्नमेंट प्लीडर, ध्यान रखना 7 में गवर्नमेंट प्लीडर है, 15 में केवल प्लीडर है। तो गवर्नमेंट प्लीडर जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑफिसर, वो होगा गवर्नमेंट प्लीडर, सिंपल। 7 में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये लिख दिया है अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट है वो माना जाएगा हाई कोर्ट जो कैलकाटा वाला है। ठीक है, सिंपल। और 7B में इंडिया, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। 8 में जज, सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही जज है, सिंपल। जज का जजमेंट आता है 9 में, 8-9 को इकट्ठा पढ़िएगा। देखो ये ऐसे कर लेना, 8-9 3-10, इससे आपको ना याद रह जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जज कहाँ पे है, डिफाइन है सीपीसी में, तो 8 में जजमेंट कहाँ है, 9 में। ठीक है, 5-6 को हमने इकट्ठा पढ़ा है, 3-10 को इकट्ठा पढ़ा है। तो जज का जजमेंट, स्टेटमेंट जो दी है डिक्री और ऑर्डर को लेके जज ने, वही जजमेंट है 9 में। ओके, 10 में है, हमने पढ़ लिया जजमेंट डेटर, 2-3 और 2-10 को इकट्ठा, तो क्या हो गया, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर। नेक्स्ट आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, और इसके आगे लिख लेना सेक्शन 50। ठीक है, एग्जीक्यूशन में पढ़ेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखिए कौन है, बैरक में आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट नोट्स में बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। पहला है जो डिजीज्ड पर्सन की रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने वाला। दूसरा है इंटरमेडल करता है स्टेट ऑफ डिजीज्ड को, इंटरमेडल करता है डिजीज्ड की एस्टेट को, उसका रख रखाव कर रहा है। और उस पर्सन के मरने के बाद जो स्टेट प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो पर्सन भी कौन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 3 वर्ड याद रखना, रिप्रेजेंट्स, इंटरमेडल, स्टेट डिवॉल्व, पूरा 2-11 आपको डिफाइन हो जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। सेक्शन 50 जब पढ़ाऊंगी तब दोबारा इसको बताऊंगी मैं। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ दोबारा, 3 वर्ड याद करना, रिप्रेजेंट्स, इंटरमेडल्स, स्टेट डिवॉल्व। ओके, ये कीवर्ड होते हैं जिनको आप चाहें तो 10 लाइन भी बना के खींच सकते हैं, यही कला होती है मेंस में लिखने की। आपको ये कीवर्ड पकड़ने आ गए तो 10 क्या 15 क्या आप 20 नंबर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा गाइज। और ये कला जो है ये आती है प्रैक्टिस से। ठीक है, उसके बाद है मीन प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 2-12 पूछ लेते हैं डायरेक्ट। मीन प्रॉफिट कहाँ डिफाइन है, देखो रॉन्गफुल पोजेशन है ये, इसमें जो प्रॉफिट अर्न किए हैं, मैं एक एग्जांपल की बता देती हूँ, आप एग्जांपल से रिलेट कर पाएंगे। एक किराएदार है, उसको वो रॉन्गफुली वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है फिर भी रह रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। सपोज सबलेट कर दिया उसने, किसी और को दे दिया, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो मीन प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है,
profits which the person in wrongful possession of such property actually received, और क्या नहीं होते हैं अगर आपने कोई वहां इंप्रूवमेंट, मान लो एक कमरा बनाया आप अपने पैसों से, उस किराएदार ने, तब वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा। गलत है पर मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आता है, सिंपल ये। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी 2-13 उठा लीजिए। क्रॉप को इंक्लूड कर रहा है, सिंपल। ओके, 14 में उठाइए ऑर्डर, 2 के 14 में, तो जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, नेगेटिव डेफिनेशन है। ओके गाइज, और फिर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट प्लीडर करवाते वक्त, जो 2-7 में था कि 15 में प्लीडर है, 2-7 में गवर्नमेंट प्लीडर है। गवर्नमेंट प्लीडर गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, और प्लीडर कोई भी जो एंटाइटल्ड है अपीयर और प्लीड करने में, एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी सब होंगे। ठीक है। 16 में फिर है प्रिस्क्राइब्ड, जो हमने कोड इंक्लूड रूल पढ़ा 2(1) में, वही 2(16) में प्रिस्क्राइब्ड यानी कि रूल। 17 में है पब्लिक ऑफिसर, कुछ कैटेगरी हैं, एक बार पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं। जज वगैरह, ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर, कमीशन वगैरह, गजेटेड ऑफिसर्स वगैरह सभी आते हैं। प्रीलिम का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। हाँ, पब्लिक ऑफिसर डिफाइंड कहाँ है ये ज़रूर आ जाता है 2(17) में। 18 में फिर रूल, फर्स्ट शेड्यूल 122, 125 में जो है वो रूल्स हैं। 19 में शेयर इन ए कॉर्पोरेशन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 20 में साइंड इंक्लूड स्टैम्प्ड, सिंपल। सेक्शन 3 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। आप यूके यानी कि उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आया था 2012 में, ऐसे लिखा था सबऑर्डिनेशन जो है कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 3 में। ये चार्ट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे नीचे वाला कोर्ट, फिर स्मॉल कॉजेज कोर्ट, यही इस डेफिनेशन में दिया गया है यानी कि सेक्शन 3 में। ओके, उसके बाद है सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एग्जाम्पल से समझिएगा, एक कोर्ट है जो 10,000 तक के मामले ले रहा है, 11,000 का मामला आप लेके चले गए, वहाँ पे उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिमिटेड थी 10,000 की, 11,000 वाला वो नहीं लेगा क्योंकि उसकी लिमिट है। यही बात कर रहा है सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 7 और 8 पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल ये प्रीलिम में आ जाता है। प्रोविंशियल 7 में, प्रेसिडेंसी 8 में, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ये दोनों हैं प्रोविंशियल, प्रेसिडेंसी 7 और 8 में, प्रो 7 प्री 8, इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर लेना, और इसमें आप एक बार रीड कर लेना, अदरवाइज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, अपने दिमाग में खामखा के चीज़ें घुसाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। जितना ज़रूरी है प्रीलिम मेंस के लिए उतना ही पढ़ें, उन चीज़ों पे फोकस करें जो बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे रेस जुडिकाटा है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, एक एक चीज़ पढ़ें, वो इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही याद रखिएगा। 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट है, 8 में प्रेसिडेंसी है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट में हम सेक्शन 9 लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।